आयोनिक इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, दैट इज बफर सॉल्यूशन। मैक्सिमम बच्चे जिस टॉपिक को सबसे ज्यादा डरते हैं और जिसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते, सॉल्व नहीं होते, ऐसा एक टॉपिक जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने इस पूरे वीडियो में बफर सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है एंड जो क्वेश्चन बच्चों से फंसते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैंने टैकल करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखो क्या है इस वीडियो में आगे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। उसके साथ साथ बफर का जो पीएच होता है, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे का डेरिवेशन और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताई हुई है। उसके साथ साथ मैंने एक बफर रेंज क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होता है, जो कि एडवांस का टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन किया है। एंड देन लास्ट में फॉर्मूला शीट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमको एग्जाम को कभी भी आ सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम्स को आए हुए हैं, कभी भी एग्जाम को आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वीडियो देखो एंड देन अपने पीवाईक्यू सॉल्व करो। मैक्सिमम सभी पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे। एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, यदि किया नहीं होगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज कमेंट्स करते रहो, क्योंकि कमेंट्स करने के बाद रीच बढ़ता है। एंड आप कमेंट्स यदि करोगे, यूजफुल कमेंट्स करोगे तो ज्यादा बेटर रीच मिलेगा एंड अपना ये चैनल मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, सो एक ही मोटिव है अपना कि मैक्सिमम लोगों के साथ कंटेंट कैसे जाए, यही मेन मोटिव के साथ अपन निकले पड़े हैं। सो बस आपकी जिम्मेदारी है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की, तो कमेंट करो एंड शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ। बाकी ये पूरा का पूरा वीडियो एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूं और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब जिंदा है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि बफर सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने डे टू डे लाइफ में, जिसका अपने को कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। कैसे वो बफर सॉल्यूशन काम करता है चलिए देखते हैं। और कौन बफर है, बफर एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में अपने को थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना है। उसके साथ साथ अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उस सभी क्वेश्चंस को ठीक से सुनना, ठीक है, एंड सॉल्व करना मेरे साथ। देखो व्हाट इज बफर, पहले तो एक समझने की कोशिश करो कि बफर होता क्या है, बफर की मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं एक तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो तुमने टाइम टेबल तैयार किया है एग्जाम के लिए या फिर प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल तैयार किया है। सपोज करो तुमने डे 1 के लिए कुछ रखा है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। ठीक है, तुमने क्या किया है, मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरा प्लान किया हुआ है। सपोज करो ऐसा कुछ हो गया कि यार एक दिन तुम बीमार पड़ गए एंड वो चीज तुमने जो प्लान की थी डे 3 को, डे 3 के तुमने जो प्लान किया था ना वो तुम कुछ नहीं कर पाए। तो तुम क्या करोगे, डे 3 को जो तुमने किया था, अब सपोज करो तुमने डे 3 को जो प्लान किया है वो ये तुमने कंप्लीट नहीं कर पाए, तो तुमको जो टास्क पूरे वीक में कंप्लीट करना है वो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब वो टास्क तुमको नेक्स्ट वीक में करना पड़ेगा और नेक्स्ट वीक का टास्क अलग रहेगा। सो कहानी में क्या होगा, यदि तुमने ये चीज मिस आउट कर दी उस दिन, तो तुम पूरा का पूरा वीक में उस चीज कभी नहीं कर पा रहे हो और नेक्स्ट वीक भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब तुम क्या करोगे, तुम अपने आप को एक छोटा सा स्पेस दोगे जहां पे कुछ भी चीज छूट जाए तो अपन उसको रिकवर करने के लिए उस चीज को एडजस्ट करते हैं। सिंपल सी कहानी यहाँ पे होती है एज अ बफर सॉल्यूशन के नाम से। मतलब सपोज करो तुमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 में डे 3 का जो एक काम करना था, सपोज करो तुमको केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी थी जो तुमने नहीं की, फिजिक्स किया, बायो किया, उसमें टाइम चला गया। तो केमिस्ट्री को जो 3 तारीख को तुमने, जो थर्ड डे को तुमने जो डिसाइड किया था करने का, वो तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐड कर रहे हो 7th डे संडे को। तो तुमने यदि संडे को उस चीज को किया तो तुमने संडे क्या रखा है, यहाँ पे जो भी कुछ चेंजेस होगा उसमें जो तुम कर नहीं पाओगे उसको तुम क्या कर रहे हो, संडे के लिए रख रहे हो। इसका मतलब संडे इज एक्ट एज अ बफर इन योर शेड्यूल। ठीक है, तो बफर टाइम की तरह काम करेगा। बफर का मतलब होता है कि दैट इज एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा जो अपने रेगुलर चेंज को रिस्ट्रिक्ट करे, स्टॉप करे, एज इट इज रखे, उसका हम बोलते हैं बफर। ठीक है, अब केमिस्ट्री में बफर सॉल्यूशन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉट इवन केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने लॉजिकल, अपनी जो बायोलॉजिकल बॉडी है वो उसी हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, याद रखना, ब्लड इज एक्ट एज अ बफर। देखो कैसे क्या है, सिंपल सा एग्जांपल बताओ। आप सुबह से लेके शाम तक अलग अलग प्रोडक्ट्स खाते हो, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स इनटेक करते हो, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। आप पता है एसिड बेस रिएक्शन में यदि मैंने एक बीकर लिया, दूसरा बीकर लिया, इसमें एसिड है एंड दूसरा बेस है, यदि मैंने सपोज करो इसका पीएच यदि होगा 4.3, तो तुमने यदि उसमें ऐड किया बेस का एक ड्रॉप भी ऐड किया ना, एक ड्रॉप,
फिर भी उसका पीएच चेंज हो जाएगा, 4.3 से लेके 4.5 4.6 की तरफ चला जाएगा। मतलब इतना विगरस चेंज हो सकता है एक सिंगल ड्रॉप ऐड करने से। बट अपन अपनी बॉडी में जो ब्लड का पीएच होता है, वो ब्लड का पीएच इट इज 7.35 टू 7.45 के बीच में होता है। अब तुम कितना सुबह से लेके शाम तक इतने अलग अलग प्रोडक्ट्स खाते हो, वो सब खाते खाते तुम एक ऑब्जर्वेशन किया है कभी कि कभी कभी तुमको ऐसा फील होता है यार एसिडिटी हो रही है, कैसा भी हो रहा है, जर्जर हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, वो इस किसका रीजन से? ये तुम्हारा जो ब्लड का जो पीएच है ना, वो चेंज होने का मेन रीजन होता है। क्या होता है, सुबह से तुमने चाय पिया, पोहे खाए वगैरह वगैरह, वो सभी एसिडिक कंपोनेंट्स को इनटेक किया, तो इनटेक करने का अपने बॉडी में ऑलरेडी एसिड होता है, तो वो HCl जो है ना, एसिड एसिड इंटरेक्शन ज्यादा करता है और एसिडिटी वहां से बढ़ जाती है। मतलब तुम्हारा जो पीएच है ना, पीएच जो होगा ना, वो चेंज हो जाएगा। बट यदि तुमने थोड़ा सा इतना चीज ऐड करने के बाद थोड़ा सा जो चेंज हो सकता है, सपोज कर तुमने सुबह सुबह चाय पी, चाय पीने के बाद तो एसिडिक कंपाउंड तुम ऐड करो, मतलब तुम्हारा पीएच एक्सट्रीम होना चाहिए। एक्सट्रीम कोई चेंजेस अपने बॉडी में नहीं होती, क्यों? बिकॉज अपने बॉडी में ब्लड बफर सोल्यूशन का काम करता है। अब सपोज करो एक और एग्जांपल तुमको देना चाहूँ तो मैं तुमको मेडिसिन का एग्जांपल दे सकता हूँ। किसका? मेडिसिन। अब देखो तुम चेक करो, कभी कोई मेडिसिन तुम्हारे बॉडी में तुम यदि यूटिलाइज कर रहे हो, खा रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ मेडिसिन है जो एकदम हाईली पीएच सेंसिटिव होगी, मतलब एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा पुट कर दिया, मतलब रिएक्शन एक्सट्रीमली चेंज हो जाएगी। एंड एक्सट्रीमली चेंज यदि हो रही है तो फिर तुम्हारे बॉडी में जो पीएच के लिए सफिशिएंट कंडीशंस थी वो चेंज हो रही है, तुम्हारे बॉडी के साथ सभी ऑर्गन्स मेडिसिन रिएक्ट कर देगी। तो ह्यूमन नेचर है कि वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, चेंज हो सकता है पीएच का। उस ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा जो सोल्यूशन ऐड करते हैं, जो एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे कुछ भी, उसको नलिफाई कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, वो चेंज को रेजिस्ट करेगा। उस रेजिस्ट करने वाले सोल्यूशन को अपन बोलते हैं बफर सोल्यूशन। ये और बेसिक पॉइंट अबाउट द बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? कौन से कंपोनेंट्स है जो बफर सोल्यूशन शो करते हैं? तो उसमें सबसे पहले आता है दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड प्लस वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये खुद एक बफर सॉल्यूशन से काम कर रहा है। एग्जांपल इसका CH3COONH4। याद है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सब लोग इग्नोर करते हैं इस एग्जांपल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है दैट इज सॉल्ट ऑफ, और वी कैन से दैट अ मिक्सचर that acts as a buffer। कौन सा मिक्सचर हो, कौन है ऐसे मिक्सचर में जो ऐड करते हैं बफर की तरह? उसमें एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। देखो उनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? एसिडिक बफर और उसके एग्जांपल्स। एसिडिक बफर क्या होगा? अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, a mixture of weak acid plus salt of weak acid plus strong base। a mixture of weak acid and उसका ही salt strong base के साथ। ठीक है, मतलब एग्जांपल यदि मैंने लेने की कोशिश की तो मैं वीक एसिड ले रहा हूं, दैट इज CH3COOH। मैंने वीक एसिड लिया एंड इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, मतलब एग्जांपल दैट इज CH3, दैट इज CH3COONA, दैट इज एग्जांपल। सो ये जो ओवरऑल मिक्सचर है ना, ये ओवरऑल मिक्सचर काम करेगा एज एसिडिक बफर का। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश की मैंने, तो क्या होगा? सपोज करो मैंने लिया फॉर्मिक एसिड COOH, क्या लिया? फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को मैंने रिएक्ट किया KOH के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज HCOOK हो जाएगा। तो ये क्या है? तुम्हारा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। ये क्या है? तुम्हारा वीक एसिड है। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड उसका ही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये बोथ एक्ट्स एज अ एसिडिक बफर। क्लियर है? आई होप तुमको क्लियर होगा। सेकेंड दैट इज बेसिक बफर। तो बेसिक बफर क्या होगा? सिंपल सी कहानी, यहां पे भी जैसे एसिडिक बफर की कहानी है वैसे बेसिक बफर की कहानी है। क्या होगा बेसिक बफर में? अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस, मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस
प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब एग्जांपल क्या है, सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया वीक बेस का NH4OH। अब NH4OH इसको तो मिक्स करोगे उसके स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के साथ, उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कौन है, NH4Cl। कौन सा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, NH4Cl। एक और मैंने एग्जांपल लिया, दैट इज सपोज करो NH3। अब NH3 क्या है, दैट इज वीक बेस है। NH3 को मैं रिएक्ट मिक्स कर रहा हूं, दैट इज NH4 प्लस Cl माइनस के साथ। ये भी तुम्हारा एग्जांपल हो जाएगा किसका, बेसिक बफर का। एक और एग्जांपल यदि मैंने लिया तो सपोज करो pyridine है, pyridine है। अब pyridine को मैं रिएक्ट करूं उसके pyridinium क्लोराइड के साथ, तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर हो जाएगा। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक बफर एज वेल एज बेसिक बफर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है यहां से, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, और विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो बेसिक बफर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तुमको चार ऑप्शन देंगे, तो क्या करेंगे, चार ऑप्शन देंगे। चार ऑप्शन में सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया, दैट इज NaCl प्लस HCl, एक एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है, दैट इज H2SO4 प्लस Na2SO4, ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल है सपोज करो, दैट इज HCN प्लस NaCN, एक एग्जांपल है। एंड चौथा एग्जांपल है, दैट इज NH4OH प्लस NH4Cl। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या आपने को, क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एसिडिक बफर। एसिडिक बफर की कंडीशन क्या है, एक होता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। यदि वीक एसिड नहीं है तो फिर ऑब्वियसली नहीं होगा। यहाँ पे कौन है, HCl तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे H2SO4 भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे HCN तुम्हारा वीक एसिड है, एंड NH4 तुम्हारा वीक बेस है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा तुम्हारा सी। यदि तुमको एसिड बेस आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने ऑलरेडी आयोनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 पोस्ट किया हुआ है, जहां पे मैंने एसिड्स और बेस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। नाउ नेक्स्ट है उनका एक्शन कैसा था, ठीक है, ये समझने की कोशिश करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एसिडिक बफर का एक्शन और बेसिक बफर का एक्शन, और उनके फॉर्मूलाज, जो पीएच के फॉर्मूलाज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आने में जाके आएंगे, देखते हैं अपन क्या है। सो फर्स्ट है दैट इज एसिडिक बफर। समझने की कोशिश करो कि क्या है एग्जैक्टली एसिडिक बफर। ठीक है, मैंने बोला ऑलरेडी, एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसका एग्जांपल भी लिया हमने, दैट इज CH3COOH प्लस CH3COONA। अब देखो क्या होता है। ठीक है, थोड़ा स्लो लेता हूं मैं ताकि तुमको समझ में आए कि एग्जैक्टली एसिडिक बफर काम कैसे करता है अपने बॉडी में। ओके, नाउ पहली बात, सपोज करो तुमने एक बीकर लिया, उस बीकर में तुमने ऐड किया H2O एंड देन ऐड किया CH3COOH। क्या होगा, CH3COOH ऐड करने के बाद वो डिसोसिएट होगा। किस में डिसोसिएट होगा, तो CH3COOH will dissociated into CH3COO minus प्लस H प्लस होगा। क्लियर। अब जैसे ही H प्लस प्लस CH3COO माइनस में आए तो एक टाइम तो वो रिएक्ट करते रहेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट फिर से टूटेगा, रिएक्टेंस में आएगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या आएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड आएगा। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो तुम्हारी रिएक्शन अब मस्त इक्विलिब्रियम में आ रही है, चिल मार रही है। ठीक है, अब जैसे ही चिल मारने के लिए रिएक्शन एकदम स्टेबल हुई, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा हुआ, फिक्स हुआ, सबका कांस्टेंट थ्रू आउट रिएक्शन चलने लगी। अब तुमने क्या किया, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जो कि सेम कॉमन आयन के साथ था। एग्जांपल दैट इज CH3COONA ऐड किया। अब CH3COONA क्या है, 100% डिसोसिएट होगा। यदि 100% डिसोसिएट होगा, तुमने क्या किया, CH3COO माइनस मिला
प्लस Na प्लस मिला। अब जैसे ही तुमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया इस सॉल्यूशन में CH3COO Na ऐड करने के बाद Na प्लस प्लस CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अचानक से बढ़ गया। अब बीकर में जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है वहां पे जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि दोनों पहले सेम था, अब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया मतलब डिस्टर्ब हो गया, CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है कॉमन आयन, कौन आ रहा है, दैट इज कॉमन आयन। तो ये कौन है तुम्हारा, कॉमन आयन है। तो कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ गया इक्विलिब्रियम ने क्या किया, ली चार्टेरियल प्रिंसिपल का यूज किया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होने के बाद रिएक्शन कहां पे चलेगी, तुम्हारे बैकवर्ड साइड में चलेगी। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद रिएक्शन क्या पे जाएगी, वहां पे जाएगी। जो चेंज तुमने किया है उस चेंज को ली चार्टेरियल प्रिंसिपल मिनिमम करेगा, मिनिमम करेगा तो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा एंड प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो रिएक्शन कैसी होगी, चलेगी। तो कॉमन आयन का इंपैक्ट क्या हुआ, तुम्हारा जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिक्रीज होने के बाद तो तुम्हारे ओवरऑल सॉल्यूशन में जो भी CH3COO माइनस आयंस मिल रहे थे वो एग्जैक्टली अब कहां से रहेंगे, तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना उसके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसके आयंस रहेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली तुम बोले कि सर इतना तो है, तो फिर एग्जैक्टली हुआ क्या। अब देखो कहानी क्या थी, सपोज करो इनिशियली तुमने जब एसिड लिया था तो एसिड इतना था, H प्लस आयन इतना था, तुम्हारा CH3COO माइनस इतना था, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर था। हमने कंसीडर किया 50% रिएक्शन होगी तो सिमिलर होगा ऑलमोस्ट पूरा एट इक्विलिब्रियम पे। जैसे तुमने कॉमन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग आयन ऐड किया CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अचानक से बढ़ गया। अब ये जो चेंज हुआ है ये चेंज को मिनिमम करने का काम कौन कर रहा था, अपना ली चार्टेरियल प्रिंसिपल कर रहे हैं। जैसे मिनिमम किया तो इसने और इसके ये अपना H प्लस इन दोनों रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे CH3COOH था, तो CH3CO माइनस H प्लस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके इसका कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया, ये क्या होगा, थोड़ा कम हुआ होगा, ये भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया होगा। अब नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ और नया इक्विलिब्रियम में फर्क क्या था, पहले यदि अपने पास इतना 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 कॉन्सेंट्रेशन होगा, बाद में अपने पास कितना कॉन्सेंट्रेशन बच रहा है, इतना कॉन्सेंट्रेशन बच रहा है, फिर से इक्विलिब्रियम में आने के बाद तो इतना क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये जो अमाउंट है ना, ये इतना एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज अ बफर। इनिशियली कितना था, इतना ही डिसोसिएट हो रहा था, इतना ही डिसोसिएट हो रहा है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा हुआ है वो कितना हुआ है, इतना एक्स्ट्रा हुआ है, इतना एक्स्ट्रा हुआ है, इतना एक्स्ट्रा हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज बफर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको अपन, बफर। मैं एक और बार तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं इस बॉटल के हिसाब से। सपोज करो मेरा ये बीकर है, बीकर में मैंने पहले ऐड किया था मेरा एसिड, ये डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होने के बाद वो अपने इक्विलिब्रियम में फिर से आ गया। तुमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फिर से ऐड किया, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया वो डिसोसिएट हुआ। ठीक है, डिसोसिएट होने के बाद सपोज करो पहले कॉन्सेंट्रेशन इतना था, पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था, इतना कॉन्सेंट्रेशन था, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, थोड़ा और बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन पहले इतना था, तुमने जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो रिएक्ट करने के बाद फिर से नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, वहां पे उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया। मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा बढ़ा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है उस कॉन्सेंट्रेशन को एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन का अपन बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। उसको तुम क्या बोलोगे, बफर। एंड फिर वो एक्स्ट्रा जो है ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब वो जो एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हुआ है ना CH3COO माइनस एंड H प्लस का, तो तुम्हारे रिएक्शन में एक्स्ट्रा क्या फॉर्म हुआ है, CH3CO माइनस एंड H प्लस जो एक्स्ट्रा फॉर्म हुए है ना, और एक्स्ट्रा में यदि तुमने ऐड किया कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl H प्लस, तो एक्स्ट्रा जो CH3CO माइनस है उस H प्लस के साथ रिएक्ट कर देंगे, तुमको CH3COOH आएगा। समझ करो तुमने इस सॉल्यूशन में कोई भी OH माइनस ऐड किया तो OH माइनस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, H प्लस रिएक्ट करेगा, तुमको H2 फॉर्म कर देगा। मतलब जो तुम एक्स्ट्रा कोई भी H प्लस आयन एंड OH माइनस ऐड करोगे उसके बाद इक्विलिब्रियम में आने के बाद, तो ये जो एक्स्ट्रा फॉर्म हुआ कंपोनेंट से उनके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। So that acts as a buffer. आई होप तुमको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि मैंने जो कहानी बताई। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो देखो सिंपल सा एक बार फिर से पीछे जाके एक बार चेक करो मैंने क्या बोला है, ठीक है, एंड देन फिर लेट डिस्कस एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, सो जैसे तुमने रिएक्शंस किया, दोनों रिएक्शन में से कॉमन आयन तुमको मिला,
ओवरऑल रिएक्शन में तुम चेक करोगे, ओवरऑल रिएक्शन में कॉमन आयन मिलने के बाद दोनों रिएक्शन में तुम चेक करना है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा इसमें और इसमें। तो एट इक्विलिब्रियम फिर से नया इक्विलिब्रियम जो मिलेगा उसमें क्या है, CH3COOH एक्वियस है, दैट गिव्स CH3COO माइनस है प्लस H प्लस है, Na प्लस भी है, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को ऑलरेडी नोन है, बिकॉज ये डिसोसिएट होता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, सेम। अब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल रहा है, ये नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, दैट इज Ka, that is the concentration of CH3COO minus into concentration of H plus divided by concentration of क्या आएगा, CH3COOH आएगा। अब यहां से तुमको क्या निकाल सकते हो, यहां से अपन निकाल सकते हैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, दैट इज नथिंग बट दिस इंटू दिस, Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, CH3COO माइनस। अब CH3COO माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो यदि मैंने मेरे को पीएच चाहिए तो मैंने दोनों साइड को नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ इन ब्रैकेट Ka into concentration of CH3COOH that is acid divided by concentration of CH3COO minus that is salt। अब तुम नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन यदि लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू पीएच, ना होगा दैट इज इक्वल टू पीएच। अब नेगेटिव लॉग अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ पे आएगा आगे नेगेटिव लॉग ऑफ CH3COOH दैट इज एसिड माइनस ऑफ माइनस CH3 log of CH3CO minus log of CH3COO minus। यदि ऐसा है तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ K मतलब क्या होता है, दैट इज pKa। नेगेटिव यदि साइन कॉमन ले ली तुमने तो अपने को क्या मिलता है, दैट इज log ऑफ CH3 और वी कैन सी दैट log ऑफ CH3COOH डिवाइड बाय और प्लस log ऑफ CH3COO माइनस ऐसा आ रहा है, दैट इज इक्वल टू pKa इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस साइन log ऑफ यहाँ पे सॉल्ट ऊपर ही रहेगा CH3COO माइनस डिवाइड बाय, माइनस से डिवाइड कर लेंगे CH3COOH के साथ, दैट इज इक्वल टू pH। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल फॉर एसिडिक बफर pH is equals to pKa plus log of concentration of salt divided by concentration of acid, weak acid। तो ये है तुम्हारा pH ऑफ एसिडिक बफर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एसिडिक बफर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई होप तुमको ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या कहने की कोशिश की। नाउ एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज एसिडिक बफर एक्शन। क्या होता है एसिडिक बफर एक्शन, सिंपल है, तुमने जब दोनों कंपोनेंट्स को ऐड किया था, दैट इज CH3COOH, इसको जब डिसोसिएट किया था किसमें हुआ था वो, दैट इज CH3COO माइनस प्लस H प्लस में हुआ था, एंड देन तुमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड ऐड किया, दैट इज CH3COONA जो कि डिसोसिएट हुआ 100%, यू गेट अ CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ओवरऑल रिएक्शन में जो बच रहा था, जो तुम्हारा बफर सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वो बफर सॉल्यूशन किसकी तरह दिख रहा था, इट वाज लुक लाइक दिस, दैट इज CH3COOH दैट गिव्स CH3COO माइनस प्लस H प्लस। मतलब तुम्हारे बीकर में क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, दैट इज अबाउट दिस आयंस। तो बीकर में CH3COO माइनस है, H प्लस है, राइट, सॉल्यूशन एज अ बफर में। तो इस सॉल्यूशन में जो तुमने ऐड किया, इसमें जो तुमने ऐड किया दैट इज एसिड, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ acid added to this solution,
स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन तुमने ऐड किया यहाँ पे, तो H प्लस जो तुम ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा H प्लस, वो किस कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज CH3COO माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। तो CH3COO माइनस छोटा सा H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, जो अपन ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक कोई एसिड के साथ ऐड किया है, तो क्या मिल जाएगा? दैट इज CH3COOH मिल जाएगा। ठीक है, जो कि न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, मतलब H प्लस जो तुमने एक्स्ट्रा ऐड किया है वो इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देगा। देन यदि तुमने इस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड किया, अब बेस ऐड किया दैट इज NaOH ऐड किया सपोज, देन यहाँ पे क्या होगा? दैट इज तुम्हारा जो H प्लस है वो H प्लस रिएक्ट करेगा OH माइनस के साथ, तुमको क्या मिलेगा? दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। जैसे भी ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्शन तुम्हारे ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बैकवर्ड हो जाएगी। क्यों? बिकॉज वी नो दैट ओवरऑल रिएक्शन में CH3COOH प्लस वाटर है, so that gives it is CH3COO minus प्लस H प्लस था। तुमने कोई भी रिएक्शन करने का तुमको क्या मिल रहा है? CH3COH यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा अल्टीमेटली। अब ये जैसे इंक्रीज होगा तो रिएक्शन फिर से क्या होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, फिर से तुमको आयंस मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट होती रहती है। ठीक है, उसके बाद एक आता है दैट इज पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर। एक और पॉइंट आता है दैट इज पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर। अब रेंज कैसे निकालते कि ऐसा कितना लिमिट तक ये हो सकता है? एक पर्टिकुलर लिमिट हो सकती है किसी भी चीज की, ठीक है, उस पॉइंट तक ही तुम चेंज कर सकते हो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, उस पर्टिकुलर एक्ट को। मतलब तुमने यदि सपोज करो तुमको पता है ड्रॉप वाइज ऐड करना है, तुमने पूरा बादली भर ऐड कर दिया, मतलब बकेट भर पूरा एसिड ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट नहीं होगा, स्मॉल अमाउंट तक ही इम्पैक्ट होता है। तो उसका जो रेंज है वो रेंज कितना होता है? दैट रेंज इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस और माइनस 1 की तरह। मतलब तुम्हारे जो एसिड है वीक एसिड, उसका जो भी pKa होगा उसका प्लस माइनस 1 के रेंज में। सपोज करो तुम्हारा एसिटिक एसिड लिया है, एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड का pKa सपोज तुमको पता है 5, कितना है? 5। ठीक है, अब यदि तुम्हारा एसिटिक एसिड का pKa तुमको पता है 5, तो उसका जो pH रेंज है बफर का वो किसके बीच में रहेगा? दैट इज अराउंड 4 to 6 के बीच में रहेगा, इसके बीच में रहेगा, दैट इज 4 to 6। अब ये कहां से पता चलता है अपने को? इसके लिए कुछ कंडीशन है, उसमें कंडीशन एक होती है दैट इज सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एंड तुम्हारा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब तुम्हारा CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एंड एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज कौन सा एसिड? CH3COOH कॉन्सेंट्रेशन है। ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करते हैं तुम्हारा कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब वी नो दैट वन थिंग, फॉर्मूला क्या अपने पास फॉर्मूला है दैट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड होता है। सपोज करो पहली कंडीशन है, यदि तुमने उसका कॉन्सेंट्रेशन लिया CH3CONS का दैट इज कॉन्सेंट्रेशन 1 एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया दैट इज 10, तो pH कितना आएगा उस रेंज में? दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाय 10 आएगा। तो 1 डिवाइड बाय 10 मतलब 10 रेज़ टू -1, सो pKa माइनस 1 आएगा। ठीक है, नाउ यदि तुमने सेकंड कंडीशन लिया है, सपोज करो तुमने इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 लिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया 1, इस बात की कहानी क्या होगी? इस बात सेम कहानी होगी, दैट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 10 बाय 1, 10 में log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो pKa प्लस 1। ठीक है, सो तुम मैक्स टू मैक्स इतना कॉन्सेंट्रेशन तक ले सकते हो क्योंकि इतना डिसोसिएशन हो सकता है। सो कहानी इतनी होगी तुम्हारी कि जो pH रेंज है ना, वो pH रेंज क्या होगी? दैट इज pKa प्लस माइनस 1। ठीक है, याद रखना। एक और होता है दैट इज कैपेसिटी। ठीक है, बफर कैपेसिटी। अब बफर कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब क्या है कि एक एक यूनिट तक pH चेंज करने के लिए तुम कितना ऐड कर सकते हो, दैट इज कंसिडर्ड एज उसकी कैपेसिटी। ओके, व्हाट इज बफर कैपेसिटी? बफर कैपेसिटी का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन टू चेंज द pH बाय 1 यूनिट। मतलब तुम्हारा कोई भी pH होगा अपने वीक एसिड का, जो भी तुम्हारा pH आ रहा है उसका जो भी
इंफॉर्मेशन अपने को मिल रही है उसको चेंज करने के लिए, कितने से एक को चेंज करने के लिए तुम जितना भी एक्स्ट्रा ऐड करोगे, एसिड या फिर बेस ऐड करोगे, वो चेंज एक का चेंज करने के लिए जितनी भी कैपेसिटी होगी उसकी, उसको कहते हैं अपन बफर कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या है उसका? तो फॉर्मूला है दैट इज बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, और तुम बेस ऐड करो तो बेस डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। एकदम क्विक क्वेश्चन देखते हैं इसका, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो क्वेश्चन है व्हेन 2 moles of HCl is added to 1 liter of an acidic buffer, pH changes from 3.9 to 3.4, बफर कैपेसिटी इज सिंपल है। तो क्वेश्चन में क्या दिया तुमको, बफर कैपेसिटी निकालना है। बफर कैपेसिटी फॉर्मूला क्या है? बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl added or acid added or base added divided by change in pH, चेंज इन पीएच। सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स कितना ऐड किया हमने? 2 मोल्स ऐड किए, दैट इज 2 डिवाइड बाय चेंज इन पीएच कितना है? दैट इज 3.9 माइनस 3.4, so 2 डिवाइड बाय 0.5 मतलब 20 डिवाइड बाय 5 मतलब 4। कैपेसिटी कितनी होगी उसकी? दैट इज 4। अब एग्जैक्टली ये जो चेंज लिया ना, ऑब्वियसली तुम यदि ऐड करोगे तो वो पीएच चेंज होने वाला है, कम ही होने वाला है, सो उसको हम पॉजिटिव की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, वैल्यू नेगेटिव माइनस पॉजिटिव कुछ नहीं होगा, बस इतना याद रखना, वो जो वैल्यू आएगी उसको मॉड में यूज करना है। ओके, उसकी कैपेसिटी आएगी 4, सिंपल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिक बफर। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक बफर। अब बेसिक बफर होता क्या है? सेम कहानी जो एसिडिक बफर की है वही कहानी बेसिक बफर की भी होगी। यहाँ पे बेसिक बफर में क्या पता है अपने को? एक छोटी सी चीज, व्हाट इज मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। सिंपल सा एग्जांपल इसका NH4OH मिक्स्ड विथ NH4Cl, NH4OH मिक्स्ड विद द NH4Cl। कहानी क्या है? सेम, पूरी सेम है। NH4OH डिसोसिएट होगा किसमें? इनटू NH4 प्लस प्लस OH माइनस में, NH4Cl आएगा बीच में, 100% डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस देगा प्लस Cl माइनस। अपने को क्या मिल रहा है? यहाँ पे कॉमन आयन मिल रहा है। कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन यदि होगा तो कॉमन आयन, ठीक है, सेम यहां से रिएक्शन बैकवर्ड साइड में चली जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू लीचेटस प्रिंसिपल। बैकवर्ड में रिएक्शन फिर से होगा तो सोल्यूशन में क्या बन रहा है? सोल्यूशन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ओवरऑल सोल्यूशन, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है? NH4 प्लस प्लस OH माइनस फॉर्म हो रहा है, तो तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन है, दैट इज बफर सोल्यूशन भी इसको अपन कह सकते हैं, बफर सोल्यूशन। अब ये बफर सोल्यूशन में तुम कुछ भी ऐड करो वो अल्टीमेटली न्यूट्रलाइज होकर तुमको प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। अब इसके बाद तुमको यदि चाहिए पीएच, तो पीएच के लिए अपने यहाँ पे क्या है? OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे आएगा पहले Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगा? NH4OH। अब अपने यहाँ पे पीएच तो नहीं बट OH तो है, तो यहाँ पे OH माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा, फिर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू Kb इंटू NH4OH डिवाइड बाय NH4 प्लस। यदि ऐसा है तो फिर OH माइनस से क्या निकल गया अपने को? दैट इज POH। निगेटिव लॉग से यदि हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में तो क्या होगा? दैट इज निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, negative log of OH minus is equals to negative log of this Kb into that is base, weak base that divided by salt, ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा? POH आएगा, तो POH is equals to negative log of Kb, negative log of base into minus of minus plus negative plus salt, ऐसा आ रहा है। सो POH इज इक्वल टू कितना होगा? POH इज इक्वल टू PKB, POH इक्वल टू क्या होगा?
pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। तो यार तुम्हारा किसका फॉर्मूला है? पीओएच का फॉर्मूला। जो ऊपर था उस सेम यहाँ पे भी यहाँ पे आएगा पीओएच, सिंपल। क्योंकि यदि पीएच निकालना है तो क्या करोगे? सो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच कर दोगे। कब? एट 25 डिग्री सेल्सियस। कब? एट 25 डिग्री सेल्सियस। बस माइनस करो। 14 माइनस पीओएच कितना है? पीकेबी माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। इसका रीअरेंज करोगे तो 14 माइनस पीकेबी क्या होता है? दैट इज पीकेए होता है। पीके माइनस माइनस प्लस, लॉग वैल्यू को चेंज कर दो। यहाँ पे ऊपर बेस आएगा, नीचे आएगा सॉल्ट। तो इस तरह से तुम कन्वर्ट कर सकते हो सेम फॉर्मूला को। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द मतलब अपन कुछ क्वेश्चन यदि ऐसा आएगा कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो वो घुमाने की कोशिश करेंगे तो सिंपल बस। ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। तो आएगा तुम्हारा, तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पीओएच याद रखना, पीओएच इक्वल टू पीकेबी लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। ठीक है, वीक बेस होता है वो। अब रेखा है इस टॉपिक में, दैट इज सेम पीएच रेंज क्या होगी इसकी? इसकी पीएच रेंज भी, इसकी पीएच रेंज ना निकाल के अपन क्या निकालेंगे? पीओएच रेंज निकालेंगे। तो पीओएच रेंज क्या आएगा? इसका भी सेम आएगा, दैट इज पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस माइनस 1। जैसे हमने ऊपर किया, सेम कहानी यहाँ पे भी। इसकी भी बफर कैपेसिटी क्या होगी? इसकी भी बफर कैपेसिटी कितनी होगी? वही बफर कैपेसिटी जो हमने ऑलरेडी एसिडिक बफर के लिए चेक किया। क्या था वो? बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज द पीएच डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। सिंपल सा फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ बफर एक्शन क्या होगा? सेम वहां पे भी बफर एक्शन में भी वही कहानी होने वाली है। क्या होगी बफर एक्शन में? सपोज करो तुम्हारा NH4OH सॉल्ट है जो डिसोसिएट हो रहा है इनटू NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन है। तो ओवरऑल रिएक्शन तुम्हारे बीकर में क्या क्या है? ये तुमने यदि इसमें HCl ऐड किया तो HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl रिएक्ट करेगा तुम्हारे OH माइनस के साथ, H प्लस रिएक्ट करके तुमको क्या देगा? दैट इज वाटर देगा। एंड तुमने यदि यहाँ पे बेस ऐड किया, NaOH ऐड किया, NaOH ऐड करने के बाद ये OH माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा? NH4 प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, OH माइनस तुमको मिलेगा दैट इज NH4OH फॉर्म कर देगा। तो यही होगी तुम्हारी सिंपल सी बफर एक्शन। ओके, तो ये था तुम्हारा कंप्लीट डिटेल डिस्कशन अबाउट द बफर। हमने क्या किया? पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके एग्जांपल्स चेक किए एंड देन पूरा पार्ट डिस्कस किया। ठीक है, अब फॉर्मूला शीट क्या होगी तुम्हारी? कितने फॉर्मूला है? बस दो ही फॉर्मूला यहाँ पे पीएच के, तुमको याद रखना। ठीक है, सिंपल से। तो पहला पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, वीक एसिड। ये किसका फॉर्मूला है? ये तुम्हारा एसिडिक बफर का फॉर्मूला है। एंड POH is equals to PKB plus log of salt by acid। ये किसका है तुम्हारा? दैट इज बेसिक बफर का फॉर्मूला है। फॉर्मूला है बेसिक बफर का, एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो ये दो ही फॉर्मूला है यहाँ पे। तीसरा फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ बेस बाय सॉल्ट, ऐसे लिख सकते हो, बट छोड़ो ना, ये दो ही सफिशिएंट है। ओके, उसके साथ साथ बफर कैपेसिटी का था। बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। एक तुम्हारा बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे। एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज ये वाला pH रेंज वाला, pH और POH रेंज में। तो pH इज इक्वल टू PKA प्लस माइनस 1, ये आ रहा है तुम्हारा रेंज। एंड POH के लिए कितना था? POH इज इक्वल टू PKB प्लस माइनस 1। ये किसके लिए?
बेसिक बफर के लिए, ये किसके लिए, एसिडिक बफर के लिए। ठीक है, सो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना मैंने एक्स्ट्रा बताई हुई है, बट कंप्लीट अपन सभी टॉपिक्स के लिए देखते हैं, दैट इज जेईई मेंस, सीईटी, नीट, एडवांस, इन सब के लिए अपन डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्विक टॉपिक है, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू इतने डिटेल में नहीं आते, सिर्फ फॉर्मूला आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है, बाकी कुछ चीज इंफॉर्मेशन देनी है। ये सभी जो है ना कैपेसिटी, रेंज वगैरह वगैरह, ये सब एडवांस का टॉपिक है। ठीक है, और जेईई मेंस में भी क्वेश्चन नहीं आएगा अब कभी, आया तो फिर पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्यों करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक मेथड होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से अपन पीएच कैसे निकालते हैं एंड इनडायरेक्ट मेथड से पीएच कैसे मिलते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स अपने को डिस्कस करना है। पिछले बहुत सारे एग्जांपल्स जो एग्जाम में आए हैं, उनमें इनडायरेक्ट मेथड का बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। ठीक है, तो उनको ही अपने को देखना है फिर से। चलिए तो फिर देखते हैं। Now next question, 20 ml of 0.1 molar NaOH and added to the 50 ml of 0.1 molar acetic acid. The pH of the resulting solution is. अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है ना, सेम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ बफर का इस्तेमाल किया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पे, तुमको दिया है NaOH एंड रिएक्ट किया है NaOH को एसिटिक एसिड के CH3COOH एंड अपने को मिलता है दैट इज CH3COO माइनस Na प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन में तुम ऑब्जर्वेशन करोगे तो तुमको NaOH और एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो यहाँ पे देयर इज अ चांस टू फॉर्म अ इनडायरेक्ट बफर। क्यों, रिएक्शन होने के बाद सॉल्यूशन में क्या बच रहा है वहां से भी बफर का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन है NaOH का, वो दिया दैट इज 20 इंटू 0.1। अब एसिटिक एसिड दिया तुमको 50 ml इंटू 0.1। अब तुम्हें लिमिटिंग रीजन की बात यदि करोगे तो लिमिटिंग रीजन में तुमको तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे एंड देन फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा NaOH का, नंबर ऑफ मोल्स NaOH के होंगे, NaOH का नंबर ऑफ मोल्स आएगा दैट इज 20 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000। वैसे ही इसके आएंगे 50 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000। राइट, नंबर ऑफ मोल्स किसने निकाले मैंने, दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह से फॉर्मूला निकाला। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स याद रखना। तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। यहाँ पे कितना आएगा 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। अब यूज कितना क्या है, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 यानी 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। यहाँ पे भी एन फैक्टर, यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट कितना है 1। तो दोनों का कोएफिशिएंट यदि सेम है रिएक्टेंट्स का एंड उनके जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल मोल से यदि डिफरेंट है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन बीच में आएगा। तो लिमिटिंग रीजन कौन आ रहा है, दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइड बाय 1 या फिर 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइड बाय 1। तो लिमिटिंग रीजन कौन आ रहा है तुम्हारा, NaOH तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है। मतलब सॉल्यूशन में कौन खत्म हो जाएगा, NaOH पूरा खत्म हो जाएगा। तो यदि तुमने कंसीडरेशन किया तो कितना फाइनली एट टाइम t इक्वल टू फाइनल कंडीशन पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे 0। इससे कितने रहेंगे, एक रिएक्ट करने के लिए एक लगता है, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोल्स के लिए कितने लेंगे 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, बचे कितने, सो 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, बचे कितने यहाँ पे, दैट इज रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आएगा तुम्हारा दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। किसका आया, एसिड का 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 आया। एक जितना रिएक्ट करा था NaOH उतना तुमको सॉल्ट मिल रहा है, तो सॉल्ट का कितना आएगा कॉन्सेंट्रेशन, जितने NaOH का था उतना ही सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। सो एट इक्विलिब्रियम रिमेनिंग कितना है सॉल्ट का, दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। जितना रिएक्ट करा था उतना फॉर्म हो रहा था। अब यह है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH कितना आता तुम्हारा, दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसको मैं number of moles of CH3COONA that is equals to 2 into 10 raised to minus 3. Now what we get, अपने को यहाँ पे क्या मिला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH मिला है एंड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मिला है। जहाँ पे एसिड और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है वहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं बफर एंड दैट सॉल्यूशन इज नोन एज दिस सॉल्यूशन हियर नोन एज अ एसिडिक बफर। ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व करते हैं, अपने का नंबर ऑफ मोल्स में तो कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। तो CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट टोटल वॉल्यूम इज that is 20 ml from NaOH and 50 ml from CH3COH that is equals to 70 ml. So divide by 70 आएगा into 1000, तो 1000 1000 cancel,
सो 3 डिवाइड बाय 70 ये कॉन्सेंट्रेशन आया तुम्हारा एसिटिक एसिड का. नाउ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 70 इंटू 1000 कैंसल 2 बाय 70. नाउ अपना एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. तो वैल्यू पुट करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, pKa की वैल्यू क्या दी है अपने को, तो pKa की वैल्यू दी है दैट इज दिया नहीं है. ठीक है, तो pKa की वैल्यू कंसिडर करते हैं, दैट इज 10⁻5 और 5. सो Ka इज 10⁻5, pKa इज 5. सो 5 प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है वो, दैट इज 2/70 एंड देन एसिड का कितना है, दैट इज 3/70. तो 70 कैंसिल, तो log 2 डिवाइड बाय log 3. सो log 2 माइनस log 3, log 2 की वैल्यू थी 0.3 माइनस 0.47. कैलकुलेशन करके तुमको फाइनल आंसर मिल जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज समथिंग अराउंड 4.83. pH of the solution is 4.83. That's it. जेई मेंस 2019 का पीवाईक्यू है. देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन अपने को गूगली क्वेश्चंस की तरह काम करते हैं. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में अपने को लग रहा है कि मिक्सचर का एग्जांपल है. मिक्सचर किसका, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस के साथ. NH4OH इज अ वीक बेस, इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 इसका है. बट यहाँ पे ना एक गूगली डाला हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है आपका बफर सॉल्यूशन का है. ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ बफर यूज करते हैं अपन, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ बफर सॉल्यूशन. वहां से अपने क्वेश्चन समझ में आता है. देखो कैसे इसको सॉल्व करना है. देखो तुमको दिया क्या है, तुमको तो पहले H2SO4 दिया है. H2SO4 जब तुम रिएक्ट करोगे NH4OH के साथ, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक NH4 ट्वाइस SO4 प्लस H2O, ये मिलता है. अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है, तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे तुमने यूज किया दैट इज ट्वाइस NH4OH, तुमको रिएक्शन बैलेंस हो गया. तुमको वाटर भी कितना मिलेगा, दैट इज 2 टाइम्स वाटर मिलेगा. ठीक है, अपने को वाटर से लेन देन नहीं है, अपने को इससे मतलब है क्या है. अब देखो तुम सॉल्यूशन में चेक करोगे तो सॉल्यूशन में H2SO4 कितना दिया है, 20 ml 0.1 मोलर. सो 20 ml इंटू 0.1 मोलर दिया है. एंड NH4OH कितना दिया है, दैट इज 30 ml इंटू 0.2 मोलर दिया है. अब क्या करना है, अपने को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद आइडेंटिफाई करना कि क्या हो रहा है रिएक्शन में. ठीक है, तो ये तुमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए तो क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000 होता है. ठीक है, तो मोल इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000. तो वही करना है अपने को यहाँ पे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000. इसका मतलब 2 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स आए. NH4OH के कितने आ रहे, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4OH. यदि मैंने कंसीडर किया दैट इज 30 इंटू 0.25, 0.2 नॉट 5, ओनली 0.2 डिवाइड बाय 1000. इसका मतलब कितना होगा, 3 2 6, दैट इज 6 इंटू 10⁻³ अब यदि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग आए. एंड कोएफिशिएंट जो है ना, ये कोएफिशिएंट भी डिफरेंट है. यहाँ पे कोएफिशिएंट एक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 2 कोएफिशिएंट है. अब इसका मतलब यहाँ पे n फैक्टर बीच में आएगा. तो n फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले उसको डिवाइड करते हैं बाय कोएफिशिएंट से. तो 2 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, सेम आएगा, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय कितना आएगा, 2, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³. यहाँ पे आएगा 2 इंटू 10⁻³. जिसकी वैल्यू स्मॉलर आएगी वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा. इसकी वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉलर आ रही, मतलब H2SO4 क्या तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है. मतलब H2SO4 डिसाइड करेगा तुम्हारे रिएक्शन में कितना बनने वाला है और कितना प्रोडक्ट रिएक्ट होने वाला है. ठीक है, तो H2SO4 जैसे ही डिसाइड कर रहा है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो T फाइनल यदि मैंने निकाला, आफ्टर रिएक्शन पूरा रिएक्शन होने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे, दैट इज 0 नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे. क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है. लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. ठीक है, तो वहां पे कितना बचेगा, दैट इज 0. अब तुम्हारे 2 मोल्स को रिएक्ट करने के लिए, 2 मोल ऑफ NH4OH को रिएक्ट करने के लिए कितना लग रहा है, 1 मोल ऑफ H2SO4 लगता है. तो अपने पास कितने मोल यहाँ पे, 6, कितना, दैट इज 6. सो और सॉरी उल्टा किया मैंने,
एक मोल ऑफ H2SO4 को रिएक्ट करने के लिए एक मोल ऑफ H2SO4 को रिएक्ट करने के लिए अपने को कितने मोल लगते हैं? 2 मोल ऑफ NH4OH लगते हैं। एक को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल, एक को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल्स। अपने पास यहाँ पे कितने? 2। सो 2 इंटू 10⁻³ को कितने लगेंगे? दैट इज x। x की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी? 4 इंटू 10⁻³ रिक्वायर्ड है। कौन? NH4OH रिक्वायर्ड है। NH4 क्या होगा? रिक्वायर्ड। 4 इंटू 10⁻³ बचेगा कितना? जितना है उसको माइनस करो, तो रिमेनिंग NH4OH कितना होगा? रिमेनिंग NH4OH होगा दैट इज 6 इंटू 10⁻³ माइनस 4 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ तुम्हारे सोल्यूशन में क्या बच रहा है? तुम्हारे सोल्यूशन में NH4OH आया, कितना आया? 2 इंटू 10⁻³ मोल्स आए। अब यदि ऐसा है तो एक में से 1 मोल ऑफ H2SO4 तुमको कितना मोल ऑफ NH4OH दे रहा है? 1 मोल ही दे रहा है। तो 1 मोल यहाँ पे 1 मोल दे रहा है, मतलब तुम्हारे रिएक्ट कितने होने वाले? 2 इंटू 10⁻³ रिएक्ट होने वाला है। कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा जितना रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे NH4 ट्वाइस SO4 के कितने मोल्स आएंगे? जितने रिएक्ट हुए उतने। रिएक्ट कितने हुए? 2 इंटू 10⁻³ रिएक्ट हुए, इतने मोल्स बनेंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन आएगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। और सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4 दैट इज 20, वॉल्यूम ऑफ NH4OH दैट इज 30। टोटल कितना हो तुम्हारा? 50। सो इन डिवाइड बाय 50 इनटू 1000। 1000 क्या तुम्हारा ml में लिया इसलिए 1000। ये 1000 कट, सो 2/50 ये क्या तुम्हारा? दैट इज NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन है। सेम फिर तुम्हारा NH4 ट्वाइस SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? दैट इज आल्सो इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 50 वॉल्यूम इंटू 1000। 50 ये कैंसिल, तो इतना क्या आएगा? 2/50। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4SO4, NH4 ट्वाइस SO4, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। एंड एक चीज याद रखना, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम आता है तो pH हो या POH हो, तो तुम यहाँ पे POH निकालोगे। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो सॉल्ट PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है? 2/50 डिवाइड बाय 2/50, दोनों कैंसिल। लॉग 1 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी? तो PKB प्लस लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। सो तुम्हारा POH किसके बराबर आया? PKB के बराबर आया। अब तुम्हारे सॉल्यूशन में जो PKB दिया है वो PKB कितना दिया है देखो बरा, क्वेश्चन में PKB ऑलरेडी दिया होगा। तो क्वेश्चन में तुमको PKB दिया है क्या? नो, PKB दिया नहीं है, PKB दिया होगा। यस, PKB ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। PKB इज इक्वल टू 4.7, PKB इज इक्वल टू 4.7 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे PKB कितना आएगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा, टेंशन मत लो। तो POH आया अपना दैट इज PKB के बराबर दैट इज इक्वल टू 4.7। तो अपना ये आंसर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने को पूछा क्या है? pH पूछा है, दिया क्या है? POH, हमने निकाला क्या? POH। तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH एट 25 डिग्री सेल्सियस। 14 माइनस 4.7 कितना होगा? दैट इज 14 माइनस 4 मतलब 10, 10 माइनस प्लस 9.3, ये तुम्हारा pH होगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है तुमको ये इनडायरेक्ट मेथड को। आई होप तुमको ये क्लियर होगा कि मैंने क्या किया यहाँ पे। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम उसी का। ओके, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NH4 ट्वाइस SO4 in a grams which must be added to 50 ml of 0.2 molar of NH3 to give a solution of pH 9.3। तुमको दिया गया है PKB दिया है NH3 का दैट इज 4.7। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये क्वेश्चन बफर का है या हाइड्रोलिसिस का है या क्या है। ये अपने को आइडेंटिफाई करना है ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो यदि आप थोड़ा ठीक से चेक करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है तुमको? NH4 दिस SO4 ट्वाइस SO4 दिया है, मतलब ये कहाँ से बना तुम्हारा? दैट इज NH4 प्लस प्लस SO4 2 माइनस से बना हुआ है। एंड अपने को क्या निकालना है? दैट मस्ट बी एडेड टू 50 ml ऑफ 0.2 मोलर ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया में तुमने एडिशन किया है तुम्हारे एसिड की, जो एसिड तुम्हारा H2SO4, उस H2SO4 को ऐड करने के बाद अपने को क्या मिला? दैट इज NH4 ट्वाइस SO4 मिला है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को तो हम दो एंगल से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हाइड्रोलिसिस के एंगल से सॉल्व कर सकते हैं या फिर बफर के एंगल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट तुम ठीक से चेक करोगे इसका जो पीएच आ रहा है वो पीएच आ रहा है 9.3 एंड हमने वो क्या दिया है दैट इज पीके भी दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, तुम्हारे पास फॉर्मूला है दैट इज, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि तुमको दिया क्या है। तो NH4 ट्वाइस SO4 दिया है, इसका मतलब तुमको दिया है दैट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस दिया है। ठीक है, ये तो दिया ही है, बट उसके साथ साथ तुमको क्या दिया है दैट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस भी दिया है, प्लस दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस दिया है। अब ये जो मिक्सचर हो रहा है, ये मिक्सचर हो रहा है तुम्हारा बफर, क्या हो रहा है दैट इज एक्ट एज अ बफर। सो कौन सा बफर है दैट इज वीक बेस सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड दैट एक्ट्स एज अ बफर। तो किसकी तरह काम कर रहा है दैट इज बफर की तरह काम कर रहा है, इनडायरेक्ट मेथड से बफर। तो बफर का फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज सिंपल। सो बफर का फॉर्मूला क्या है दैट इज फॉर बेसिक बफर उसका फॉर्मूला है दैट इज POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ concentration of salt divided by concentration of acid not sorry base, concentration of salt divided by concentration of base। इसका यूज करके अपने को निकालना है आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, सो गिवन क्या क्या है यहाँ पे अपने को अमाउंट NH4 ट्वाइस SO4 निकालना है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट निकालना है। ठीक है, तो उसके साथ साथ अपने को दिया है NH3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो दैट इज NH3 के लिए अपने को इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज 0. आई गेस कितना है 0.2 मोलर 500 ml 50 ml 0.2 मोलर 50 ml है। अपने को पीके भी दिया है सॉल्यूशन का, वो पीके भी है दैट इज 4.7 एंड पीएच दिया है दैट इज 9.3 आई गेस 9.3 ना 9.3 पीएच दिया है सॉल्यूशन का। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट क्या है, आपने को दिया पीएच है, आपने को चाहिए पीओएच, तो अपन क्या करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच होता है या फिर पीओएच इक्वल टू वही, तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अपने को दिया क्या है पीएच दिया है, पीओएच चाहिए, तो पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस 9.3 करोगे तो कितना आएगा दैट इज 4.7 आएगा। तो पीओएच कितना है तुम्हारा 4.7, तो फॉर्मूले पुट करोगे वैल्यू तो क्या आएगी दैट इज पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। अब यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू तो 4.7, पीओएच की वैल्यू कितनी है तुम्हारे 4.7 इज इक्वल टू पीकेबी कितना है 4.7 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट क्या होगा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पता नहीं अपने को निकालना है, डिवाइड बाय बेस कितना है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है NH3 बेस है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, 0.2 पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा दैट इज आंसर कैंसिल तो नहीं होगा बट यहाँ पे माइनस होगा, तो तुम ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहाँ पे क्या माइनस आ रहा है 4.7 माइनस 4.7 दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट बाय 0.2। किस लॉग की वैल्यू 0 होती है, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी दैट इज 0, तो लॉग ऑफ सॉल्ट बाय 0.2। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या आया तुम्हारा दैट इज इक्वल टू लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू 0.2। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास NH4 प्लस की वैल्यू आई है दैट इज 0.2, NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर। अब तुम्हारे सॉल्यूशन में NH4 ट्वाइस SO4 होता है, ये जब डिसोसिएट होगा तुमको क्या मिलेगा दैट इज NH4 प्लस प्लस SO4 2 माइनस मिलेगा। सॉल्यूशन में तुमको कितने NH4 मिल रहे हैं दैट इज 2 NH4 मिल रहे हैं, तुम्हारे पास कितने NH4 है दैट इज 1, सो 1 होगा तो 0.2, तो 2 होगा तो कितना 0.4। ठीक है, सो अल्टीमेटली यदि 1 मोल तुमने इसको यूज किया 1 मोल, सो तुमको कितना मिलता है दैट इज 2 मोल मिलता है। अपने पास है यहाँ पे 0.2, तो कितना आएगा दैट इज x आएगा, x इक्वल टू आंसर कितना 0.1 NH4 ट्वाइस SO4 होगा। तो 0.1 जो है ना वो मोलरिटी में आएगा कॉन्सेंट्रेशन,
सो NH4 ट्वाइस SO4 का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है तुम्हारा दैट इज 0.1 मोलर। 0.1 मोलर। अब कॉन्सेंट्रेशन आया तुम्हारा, ये क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 इंटू वॉल्यूम में दैट इज 50 ml डिवाइड बाय 1000। ये कट हो जाएगा अल्टीमेटली 10⁻³ तो 5 इंटू 10⁻³ तो नंबर ऑफ मोल्स आए तुम्हारे 5 इंटू 10⁻³ मास निकालना है, मोल्स इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ से निकाल सकते हो। 5 इंटू 10⁻³ मास डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, NH4 ट्वाइस SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होगा तुम्हारा नाइट्रोजन 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64 64 8 8 16 16 4 20 20 2 22 2 2 6 7 10 13 132 सो मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। सो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 132। सो दैट्स द करेक्ट आंसर, जो भी कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 0 1 5 3 15 16 1 5 5 6 60 इंटू 10⁻³ 0.66 ग्राम ये तुमको प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके 0.66 ग्राम ये आपने को ई रिएक्शन से मिल रहा है। देखो ये क्वेश्चन 2026 में जेई मेंस का जनवरी आइटम में आया था। क्या दिया है क्वेश्चन में, अपने को वीक बेस दिया है, ठीक है, एंड उस वीक बेस का पीके भी दिया है 5.699, x ml of 0.02 molar HCl and y ml of 0.02 molar weak base are mixed to make a 100 ml of buffer solution. क्या इसी का एंट्री नाचच गाणं मारायची असते का रे माझ्या टायमाला, माझ्या टायमालाच गाणं मस्ती करायची असते का, हे झळ पक्ष झालं consider a weak base ओके तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन में बोला कि एक वीक बेस है जिसका पीके भी आपने को दिया हुआ है एंड x ml ऑफ 0.02 मोलर HCl एंड y ml ऑफ 0.02 मोलर वीक बेस दिया है एंड दे आर मिक्स्ड टू मेक अ वॉल्यूम 100 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 9 एंड देन फिर वहां पे आपने को बोला कि वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड आउट करो। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन था क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने के चांसेस है। आपने को क्या दिया है, सपोज करो वीक बेस दिया है, वीक बेस कौन सा पता नहीं है, अपन ने वीक बेस लिया NH4OH अपने हिसाब के लिए, तो NH4OH को मैंने रिएक्ट किया HCl के साथ, मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज NH4Cl मिलेगा, NH4Cl प्लस वाटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, NH4OH व्हेन रिएक्ट्स विद द HCl दैट गिव्स NH4Cl प्लस वाटर मिलेगा। अब कहानी में क्या है, तुमको कितना दिया है, NH4OH मतलब वीक बेस कितना दिया तुमको, तुमको दिया है दैट इज 0.02 मोलर ऑफ वीक बेस YML। ठीक है, तो ये तुमको दिया है YML 0.02 मोलर और ये दिया तुमको XML 0.02 मोलर। अब दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता चलेगा आपने को कि क्या होने वाला है रिएक्शन में और क्या नहीं होने वाला है, देखो यहाँ पे सिंपल सी कहानी है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है वो चेक करना है अपने को। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे चेक करोगे, एक सिंपल, अब NH4OH 0.02 Y डिवाइड बाय 1000 ये उसके नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, यहाँ पे 0.02 मोल्स ऑफ X डिवाइड बाय 1000 कितने हो रहे हैं। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, अपने को बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे हिंट दिया है
अपने को पता नहीं है इस क्वेश्चन में अपना लिमिटिंग रीजन कौन है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ही ट्विस्ट है, लिमिटिंग रीजन बता हुआ है। देखो क्या बोला है, रिएक्शन में सॉल्यूशन कैसा बन रहा है, बफर सॉल्यूशन बन रहा है, एंड बफर सॉल्यूशन है तो वीक बेस दिख रहा है यहाँ पे। तो बफर सॉल्यूशन यदि बन रहा होगा तो अपने को क्या पता चाहिए, दैट इज नथिंग बट टू वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो वीक बेस होना ही चाहिए सॉल्यूशन में, अदरवाइज तुम्हारा कंपोनेंट बनेगा नहीं। अब यदि वीक बेस चाहिए तो क्या नहीं चाहिए, HCl नहीं होना चाहिए, तो HCl क्या होगा, तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। HCl क्या होगा, तुम्हारा लिमिटेशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो फाइनली कॉन्सेंट्रेशन एट टी फाइनल के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0। अब HCl यदि लिमिटिंग रिएजेंट तो NH4Cl कितना फॉर्म होगा, जितना ये उतना ही फॉर्म होगा, दैट इज 0.02x डिवाइड बाय 1000। ये इतने इसके नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या है तुम्हारे मोल्स, रिमेनिंग मोल्स, रिमेनिंग मोल। ठीक है, अब NH4S कितना बचेगा, अपने को पता है 0.02y माइनस अब 0.02x डिवाइड बाय 1000। इतने नंबर ऑफ मोल्स किसके रहेंगे, तुम्हारे NH4OH के रहेंगे, रिमेनिंग मोल्स। ठीक है, ये किसके रहेंगे, दैट इज NH4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4OH। एंड तुम्हारा NH4Cl उससे कितने रहेंगे, 0.02x डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अब ये तुम यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे, नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन दिया तुमको 100 ml, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 100 ml दिया है क्वेश्चन में। अब तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट द 0.02 ब्रैकेट में कॉमन लिया मैंने, y माइनस x डिवाइड बाय 10⁻³ और वी कैन से दैट 10⁻³ इसका कितना आएगा कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइड बाय इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, x प्लस वाई तुम्हारा टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। यहाँ पे NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स 0.02x डिवाइड बाय 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइड टोटल वॉल्यूम कितना है, x प्लस वाई इंटू यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1000, 1000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH कितना बचा लास्ट में, NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारा 0.02 y माइनस एक्स डिवाइड बाय x प्लस वाई। यहाँ पे कितना है NH4Cl, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02x डिवाइड बाय x प्लस वाई। अपने को कौन सा बफर सॉल्यूशन बन रहा है, NH4OH वीक बेस, NH4Cl सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये तुम्हारा जो बफर सॉल्यूशन बन रहा है, ये तुम्हारा बन रहा है बेसिक बफर। कौन सा बन रहा है, बेसिक बफर। यानी बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो POH कितना दिया है तुमको, pH कितना दिया है, POH कितना दिया है, यहाँ पे देखो pH दिया तुमको 9। तो यदि 9 pH होगा तो pH प्लस POH होता है दैट इज 14। तो pH तुमको 9 दिया है तो POH कितना होगा, POH होगा तुम्हारा दैट इज 5। कितना होगा POH, दैट इज 5, 14 माइनस 9 दैट इज 5। और PKB कितना दिया है, 5.0699 दिया है। सो pH तुम्हारा आ रहा है, POH तुम्हारा आया दैट इज 5, PKB 5.699 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अब इसका कितना आएगा, -0.699 आएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.02x डिवाइड बाय x प्लस वाई, 0.02x डिवाइड बाय x प्लस वाई डिवाइड बाय तुम्हारा बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0.02 y माइनस एक्स डिवाइड बाय x प्लस वाई। तो 0.02 y माइनस एक्स डिवाइड बाय x प्लस वाई। क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे कैंसिलेशन में क्या होने वाला है, यहाँ पे कैंसिलेशन होगा 0 x प्लस वाई कैंसिल, 0.2 कैंसिल, यहाँ पे 0.699 माइनस इज इक्वल टू यहाँ पे है दैट इज लॉग ऑफ x डिवाइड बाय y माइनस एक्स। अब नेगेटिव साइन को जो मैंने चेंज किया, 0.699 इज इक्वल टू लॉग ऑफ y माइनस एक्स डिवाइड बाय x, ऐसा आएगा। अब 0.699 ये किसका लॉग है,
0.699 ये log फाइव की वैल्यू है, तो log फाइव इज इक्वल टू log ऑफ y माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, दोनों साइड से log log कैंसिल कर दिया तो कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, तो 5x इज इक्वल टू y माइनस एक्स, इधर आएगा तो क्या आएगा 6x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये अपने को एक इक्वेशन मिला। अपने को पता है, अपने को पता थोड़ा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 100 ml, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, 100 ml सॉल्यूशन, तो 100 ml है, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, तो 6x प्लस सॉरी यहाँ पे x की y की वैल्यू यदि पुट की है तो x, यहाँ पे यदि x की वैल्यू y की वैल्यू पुट की तो x प्लस 6x इज इक्वल टू 100 है, तो 7x इज इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 बाय 7। वैसे ही y क्या होगा फिर, y की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 100 बाय 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 100 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू y, तो 600 डिवाइड बाय 7 तुम्हारे y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो इनटू ml, तुमको 100% आंसर मिल जाएगा। तो 600 डिवाइड बाय 7 यदि किया तुमने, तुमको आता है दैट इज y की वैल्यू आ रही है 85.7 ml, x की वैल्यू आती है दैट इज 100 डिवाइड बाय 7 दैट इज 14.28 ml। तो चेक करो ऑप्शन है क्या, x की वैल्यू 14.28 है, x की वैल्यू 14.28, x की वैल्यू 14.28, x की वैल्यू 14.3 आ रही है, मतलब आंसर यही होगा। सेकंड, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो बहुत मस्त क्वेश्चन था, वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन था, वॉल्यूम निकालना था। ठीक है, तो यही है बफर सॉल्यूशन, इतने ही क्वेश्चन आते हैं बफर सॉल्यूशन के आसपास के। तो प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए याद रखना कुछ दो तीन अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है, मैंने अभी कितने क्वेश्चन लिए हैं उस तरह के ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ, वैसे क्वेश्चन में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बफर सॉल्यूशन के लिए। बाकी तो तुम्हारा लक, यदि क्वेश्चन आया तो, नहीं तो फिर कोई और टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का सबसे लास्ट पार्ट है दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और इंडिकेटर्स, ये मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो एंड पूरा वीडियो देखते रहो एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहो प्लीज। थैंक यू सो मच।